Welcome student. Today's topic is basic term used in genetics. First of all, we talk about the word genetics. As we already discussed, the term genetic was given by William Bateson in the year 1905 from the word genes. मतलब हुआ कि जो टर्म जेनेटिक्स है, इस टर्म को दिया था किसने? इसको दिया था विलियम जॉनसन ने। विलियम बेटसन ने इसको दिया था फ्रॉम द वर्ड जीन। जीन वर्ड से इसको ड्राइव करके दिया था इन द 905 में। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द जस्ट रिवीजन पर्पसेस मैं आपको ये वापस रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो कि वर्ड जो जेनेटिक्स है ये कहाँ से दिया गया था? वर्ड जीन से दिया गया था। किसने दिया था? विलियम बेटसन ने। ओके, सो नेक्स्ट आ गया जीन। तो वर्ड जो जीन है ये वर्ड दिया था जॉनसन ने इन द ईयर 909 में। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, जेनेटिक वर्ड किसने दिया और जीन किसने दिया। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जो भी हम यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी आगे जब मेंडल के लॉज हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये जो टर्म्स हैं ये बहुत यूज होंगी। और आपको लॉज के जो कंसेप्ट हैं, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट रहेंगे, मतलब जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो सारे तब अंडरस्टैंड होंगे जब आपको इन टर्म्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो पता होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो भी जेनेटिक टर्म्स हैं। तो इसमें जैसे हम यहाँ पे जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये पढ़ेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर आर एलिमेंट्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जीन, एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस कंडीशन, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी जेनेटिक्स में यूज होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन पे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और अगर इन टर्म्स का आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हुआ तो आप इनमें आगे जो मैं आपको चल के आफ्टर मेंडल्स के जो लॉ रहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्लास, डाईहाइब्रिड क्लास में जो भी उन्होंने लॉज दिए, उनकी हेल्प से जो लॉज उन्होंने प्रूफ किए, वो लॉज जो हम लॉज के बेस पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे डायरेक्ट वहां पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आप तब निकाल पाओगे जब आपको इनका मीनिंग पता होगा। ठीक है, ओके, सो बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट की फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉर्ज जॉन मेंडल इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उनके जो लॉज हैं वो आज भी स्टिल टुडे जो है वो आज भी यूज होते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मेंडल जब उन्होंने लॉज दिए थे तो उन्होंने वर्ड जीन को फैक्टर का नाम दिया था। लेट मी रिपीट अगेन। एट द टाइम ऑफ मेंडल्स डिस्कवरी व्हेन दे gave laws or rules of genetics for the inheritance, at that time they used the word factor or element for that character which inherit from parents to offsprings। मतलब कि उस टाइम उन्होंने जीन को फैक्टर का नाम दिया था, एलिमेंट का नाम दिया था मेंडल ने। उन्होंने कहा था व्हाट इज फैक्टर। उन्होंने फैक्टर को बेसिकली उन्होंने फैक्टर क्यों कहा था? उन्होंने कहा था फैक्टर बेसिकली एक फैक्टर ही वो चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट करता है और जनरेशन में ट्रांसफर होके नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर को रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ड फैक्टर किसने यूज किया था? मेंडल ने। एंड लेटर बाद में जो है इस फैक्टर को जीन का नाम दिया गया। मतलब यही फैक्टर जो है बेसिकली इसको जीन का नाम कहा गया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम जीन की। बेसिकली दे आर द साइनोनिम्स। मतलब मेंडल जो साहब थे उन्होंने जीन को ही फैक्टर कहा था। तो एक्चुअल में यही जो फैक्टर है, ये जो एलिमेंट्स थे बेसिकली ये जीन थे, तब उन्होंने फैक्टर कहा था। तो बाद में इनको जीन्स के नाम से जो है डिस्क्राइब किया जाने लगा। सो फर्स्ट बात करते हैं जीन्स। सो नाउ व्हाट आर जीन्स? जीन्स एक्चुअली क्या होते हैं? जीन्स अगर हम बात करें कि जीन्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन जीन्स, तो बेसिकली
genes are the portion of DNA. Simply we can say that genes are the portion of DNA. In other word we can say that they are the part of DNA. मतलब genes क्या है, DNA का part है. Means let's suppose here is DNA. Let's suppose for the just understanding purposes, DNA इतना small नहीं होगा. Let's suppose here is the DNA, और ये जो पूरा DNA है यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, genes होंगे. तो यहाँ पे कोई भी अगर पार्ट ले लो, लेट्स सपोज व्हाइट के बीच में यहाँ पे ब्लू कलर जो है, ये लेट्स सपोज एक जीन है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए. तो जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए. ठीक है. एंड जीन डिटरमाइन द करेक्टर. जीन डिटरमाइन द करेक्टर इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जीन ही वो चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में इनहेरिट होता है और उसमें करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो वन वर्ड में हमें पता चला कि जीन्स आर द बेसिकली पार्ट ऑफ डीएनए. नाउ थोड़ा सा अगर और उसको अच्छे से मतलब उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली जीन्स क्या है. अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. लेट्स सपोज ये एक डीएनए है. ओके. तो डीएनए में लेट्स सपोज ये एक डीएनए का पार्ट कंसीडर कर लेते हैं. ये एक पार्ट है डीएनए का एंड लेट्स सपोज ये अनदर पार्ट है डीएनए का. तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे, कोई भी पार्ट जो है डीएनए का, ये क्या है, जीन है. ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली जीन है. तो जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए. ठीक है. अब ये पार्ट मान लो तो पार्ट ऑफ डीएनए. ठीक है. तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की अगर कोशिश करें तो बेसिकली अगर हम देखेंगे, बेसिकली मेन अगर हम बात करें डीएनए की, तो बेसिकली डीएनए जो है वो जीन्स से मिलके बने होते हैं. डीएनए किसके बने होते हैं, जीन्स के. तो बहुत सारे जीन्स मिलते हैं तो मतलब डीएनए बनता है. सिंपल सी बात है. तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो आगे चल के जब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत सारी टर्में दोबारा रिपीट होंगी कि जो डीएनए है, डीएनए बेसिकली किसका बना होता है, कंपोजिशन ऑफ डीएनए हम पढ़ेंगे. तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए की जब हम बात करें, मतलब कंपोजिशन का मतलब उसके क्या मतलब उस वो डीएनए किस चीज का मिलके बना है, कौन कौन सी चीज मिलके डीएनए बनाती है. तो वो अगर हम बात करें तो डीएनए में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसमें शुगर ग्रुप्स होते हैं. हम पढ़ेंगे आगे शुगर ग्रुप्स डीएनए में. जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में शुगर ग्रुप होगा. ठीक है. और इसमें फास्फेट ग्रुप होगा. ठीक है. मतलब इसमें शुगर होगा, फास्फेट होगा और नाइट्रोजनस बेसिस होंगे. तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं. मतलब कि हम कह सकते हैं कि बेसिकली व्हाट आर डीएनए, दे आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. व्हाट आर डीएनए, DNA are the sequences of nucleotides. Now question arises that what is the real meaning of nucleotide? Nucleotide means when we put together the three constituent, that is ribose sugar, phosphate and nitrogenous bases, then structure formed called as न्यूक्लियोटाइड. मतलब कि अगर शुगर ग्रुप, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. ठीक है. बॉन्ड्स के थ्रू, वो हम डिटेल में बात करेंगे. तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स. तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा. तो नाउ लेट मी रिपीट अगेन, व्हाट आर द रियल मीनिंग ऑफ डीएनए. डीएनए बेसिकली दे आर द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. means many of the sequences when put together, when they joined and form DNA. Okay, now we understand the real meaning of gene. What is gene? Gene is basically the part of DNA. It means gene is equal to nucleotide. जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए बनाएंगे. ठीक है. तो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बना रहे हैं. तो नाउ जीन्स क्या है, जीन्स आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो जीन है. तो मतलब एक जीन जो होगा बेसिकली उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं. एक जीन जो है, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हियर इज द वन जीन, इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए. एक्चुअली these are the sequences of nucleotides and we considered that it is the
one gene means it is representing one character in an organism. तो एक जीन में एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं. एक्चुअली आई वांट टू पुट इन योर माइंड दैट one gene may constitute one or more nucleotides. Let me repeat again. One gene may constitute one gene. Let me repeat. One gene may consist of one or more sets of nucleotides. इसका मतलब एक जीन में एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं. ओके, तो नाउ जल्दी से हम रिवाइव कर लेते हैं. तो जीन क्या है? जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. एक जीन जो होगा उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. जब हम कंपोजिशन ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल न्यूक्लियोसाइड बताऊंगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. ठीक है, शुगर ग्रुप को हम ओपन अप करके देखेंगे, फास्फेट ग्रुप्स उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हम देखेंगे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, शुगर ग्रुप किस तरह का लगता है. तो सो मेनी थिंग्स दैट वी विल डिस्कस, हम आगे बात करेंगे. तो अभी राइट नो यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन. नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग दैट जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए. They are the sequences of nucleotide. Okay, gene represent character in an organism. Gene is the thing that transfer from parents to offsprings. Gene is the portion of DNA. Gene is the part of DNA which is transferring from one generation to another generation. मतलब जीन ही वो चीज है जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. जीन ही वो एक कंपोनेंट है, जीन ही एक पार्ट है डीएनए का जो हम अपने पेरेंट से ड्राइव करते हैं. ठीक है, तो ओके, तो यहां तक ठीक है. ओके, सो नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज मेंडल ने पी प्लांट्स जो है सिलेक्ट किया था, तो वहां पे हमने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में हमने जैसे हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर लिया था. हाइट ऑफ द प्लांट. तो अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट जो ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे पेयर होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का. एक जो है यहाँ पे क्या होंगे? टाल प्लांट होंगे. टाल प्लांट रिप्रेजेंटेड बाय टी, कैपिटल टी, बिकॉज इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, और सेकंड जो पेयर था वो था ड्वार्फ. ड्वार्फ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी बिकॉज इट इज द रिसेसिव कैरेक्टर. ओके, सो लेट्स सपोज ये जो टालनेस है प्लांट में, मतलब पी प्लांट टाल क्यों हो रहा है? लेट्स सपोज एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट्स सपोज जो पी प्लांट है, एक पी प्लांट टाल है और एक पी प्लांट ड्वार्फ है. क्वेश्चन नाउ अराइज हुआ कि जो टाल प्लांट है वो टाल क्यों है? टाल प्लांट जो है वो टाल क्यों है और ड्वार्फ प्लांट जो है वो ड्वार्फ क्यों है? तो टाल प्लांट बेसिकली टाल इसलिए है क्योंकि उसमें वो जीन है कि उसमें टाल प्लांट इसलिए टाल है क्योंकि उसमें टालनेस प्लांट को टाल बनाने वाला जो जीन है वो प्रेजेंट है और डोमिनेंट फॉर्म में है. डोमिनेंट बोले तो एक्सप्रेसिव फॉर्म है, वो एक्सप्रेस हो रहा है. टालनेस जीन जो है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है. और रिसेसिव जो है, जो ड्वार्फ प्लांट है, उसमें प्लांट की हाइट इसलिए नहीं हुई ज्यादा, वो ड्वार्फ इसलिए रहा क्योंकि उसमें टालनेस वाला जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसमें एक्सप्रेस नहीं हुआ. ठीक है, तो लेट्स सपोज टाल. तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये टी एंड टी, हमने ये जो एक टालनेस वाला जीन था हमने इसको रिप्रेजेंट किया टी एंड टी से. ठीक है, तो मतलब कि all genes are in the dimeric form. ये चीज आगे भी आपको मैं क्लियर करवाऊंगा जब मैं एलील का आपको कंसेप्ट बताऊंगा. एलील के साथ कंपेयर करके हम बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि जीन और एलील्स बेसिकली क्या होते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एलील्स का भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देन दोनों को हम कंपेयर करेंगे जीन और एलील में क्या डिफरेंस है. तो व्हाट आर द एलील्स? एलील्स आर द बेसिकली वर्जन ऑफ ए जीन. व्हाट आर एलील्स? Alleles are the basically version. Allele are the basically alternative form of a gene. Let's suppose here is the one gene, one example of gene, and this gene, this the
दिस जीन इज मेकिंग द टॉलनेस ऑफ ए प्लांट, मतलब ये टॉलनेस वाला जीन है पी प्लांट में, और ये टी हमने क्या, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए हमने टी लिखा है, मतलब दोनों डोमिनेंट हैं यहाँ पे, दोनों डोमिनेंट हैं। क्या डोमिनेंट है दोनों यहाँ पे, मतलब एक जीन है और एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली ये एक जीन है और इसमें दो एलील हैं। कहने का मतलब कि जीन जो है वो कभी पेयर फॉर्म में नहीं होता, एलील हमेशा पेयर में होता है। ओके, सो डोमिनेंट जो होते हैं वो एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये टी दोनों डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस हो गए, और यहाँ पे एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो यहाँ पे भी कैरेक्टर, मतलब ये वाला प्लांट जिस प्लांट में ये टी फॉर्म का जीन होगा तो वो भी क्या है, टाल है, मतलब यहाँ पे भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब कोई प्लांट है जिसमें ये टॉलनेस वाला जीन इस फॉर्म में है, मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ये जो डोमिनेंट है, ये जो टी कैपिटल है ये डोमिनेंट है। मैंने पहले भी कहा था जब हमने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात की थी, तो मैंने कहा था अगर हम कैपिटल लेटर पे कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर वो कैपिटल लेटर में है तो वो डोमिनेंट है, और अगर वो स्मॉल अल्फाबेट में है तो वो रिसेसिव होगा। तो यहाँ पे ये टी जो है ये कैपिटल है, इट मींस ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो टी है यहाँ पे दोनों टी जो है, मतलब एक जीन के दो जो अल्टरनेटिव हैं, एक जीन के दो एलील्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, बेसिकली स्मॉल लेटर में है। स्मॉल लेटर का मतलब रिसेसिव फॉर्म में है, तो रिसेसिव फॉर्म एक्सप्रेस्ड नहीं होती, रिसेसिव फॉर्म सॉरी रिसेसिव एक्सप्रेस हो रहा है, बट ये बेसिकली ड्वार्फ बन गया है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला यहाँ पे कि जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है। अब ये देखो यहाँ पे टी और टी दोनों एक्सप्रेस हो गए, यहाँ पे ये डोमिनेंट एक्सप्रेस हो गया, और यहाँ पे स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे जो रिसेसिव है ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रिसेसिव एक्सप्रेस क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस कर जाते हैं, ठीक है, चाहे उनके पास रिसेसिव एलील बैठा है तो डोमिनेंट एक्सप्रेस कर जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज हुआ कि रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव ओनली एक्सप्रेस करेगा जब वो अपनी जब उसके पास कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, डोमिनेंट एलील नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस रिसेसिव के पास ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये रिसेसिव जो है एक्सप्रेस हो गया। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि रिसेसिव जो है ये इसके पास में डोमिनेंट नहीं है, मतलब लेट मी कंक्लूड एंड लिसन केयरफुली, dominant get expressed and recessive express only in absence of dominant character। recessive तब express हो रहा है जब उसके पास dominant allele नहीं है। ओके, तो now second आ गया homozygous। so what are homozygous is such type of जीन, मतलब होमोजाइगस वो जीन होगा जिसमें एक जीन के जो दोनों एलील्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। लेट्स सपोज होमोजाइगस में टी एंड टी, लेट्स सपोज इस तरह का कोई जीन है, तो होमोजाइगस कंडीशन वो होती है जिसमें एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, जैसे टी एंड टी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये होमोजाइगस नहीं है, ये वाला होमोजाइगस है और ये होमोजाइगस नहीं है। तो व्हाट आर होमोजाइगस is a such combination of gene in which both allele of a gene are of the same type। ओके, सो नेक्स्ट आ गया, हाँ एक चीज और इसमें आपको याद रखनी है कि होमोजाइगस जो है इसमें आप देख रही हो कि टी एंड टी दोनों सेम टाइप के हैं, मतलब ये क्या है, प्योर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दे आर द प्योर कैरेक्टर। तो होमोजाइगस ऑलवेज क्या होते हैं, होमोजाइगस आर प्योर। ठीक है, ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट हेटेरोजाइगस की। तो व्हाट आर हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस इज ए टाइप ऑफ जीन जिसमें एक जीन के दो जो एलील्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे लेट्स सपोज
यहाँ पे एक टी कैपिटल है और एक टी क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एक जीन है, एक जीन जो है इसके जो दो एलील हैं, एक जीन के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक जीन के जो दो वर्जन हैं, ये सेम टाइप के नहीं है, ये क्या है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो ये क्या है बेसिकली हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस जो है ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है। प्योर मतलब एक जैसा नहीं है, जैसे मतलब यहाँ पे मिक्सचर है। प्योर होता है जिसमें एक ही चीज होती है, जैसे लेट्स सपोज कोई हम कहते हैं कि भाई दूध में कितनी प्योरिटी है, मतलब ओनली दूध है, ठीक है, तो अगर उसमें पानी है तो वो प्योर नहीं है, मतलब वो उसमें मिक्सचर हो गया। तो इसी तरह से मतलब यहाँ पे एक प्योर टी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल टी भी है, मतलब यहाँ पे एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। तो ये टी हम सेट में इसलिए लिख रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया, एंड आई जस्ट वांट टू पुट इन योर माइंड दैट एलील ऑलवेज इन द प्योर फॉर्म, एलील हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि जीन कभी भी पेयर फॉर्म में नहीं होता। जैसे हम बात करें कि टी एंड मैं बोलूं और कोई करेक्टर ले लेते हैं, जैसे शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल, तो ये ऐसे अगर मैं बोलूं तो ये एक जीन नहीं है। तो मतलब एलील क्या होगा, हमेशा पेयर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जीन हमेशा कभी भी ये एक जीन है और एक जीन है, तो मेरा कहने का मतलब एलील तो पेयर में हो सकते हैं पर जीन पेयर में नहीं होता। ओके, तो हेटेरोजाइगस में जो टू एलील्स होंगे एक जीन के, वो डिफरेंट टाइप के होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, ये प्योर तो नहीं है, तो प्योर नहीं है तो मिक्सचर है, तो मिक्सचर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिड, ठीक है, तो ये हाइब्रिड है। Okay, so next is hemizygous. So hemizygous is a condition in which a single copy of allele is present in one chromosome, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, मतलब इसमें सिंगल कॉपी, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी जो जीन होगा उसके दो एलील होंगे, मतलब कोई भी जीन जो है उसके दो एलील है। जैसे यहाँ पे टी एक जीन है, ये एक टालनेस वाला जीन है, तो इसके दो एलील हैं, ये भी एक टालनेस वाला जीन है, तो ये भी, इसके भी दो एलील हैं। तो हेमिजाइगस कंडीशन होती है जहां पे एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है, मतलब सिंगल कॉपी एक जीन की होगी, सिंगल कॉपी होगी। तो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल आ गया ह्यूमन के केस में, ह्यूमन मेल में जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स एंड वाई जो है, ये जो है एक्स एंड वाई जो है ये क्रोमोसोम जो है, दे आर नॉट होमोलॉगस टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलील होंगे, कुछ एलील्स जो होंगे वो सिंगल कॉपी उनकी होगी। एक्चुअली वन थिंग आई शुड वांट टू क्लियर दैट कि ह्यूमंस के केस में जैसे हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ह्यूमंस का जो क्रोमोसोम नंबर है 46 है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस के केस में 46 होते हैं। और अगर हम बात करें पेयर्स में तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो 46 में जो 22 पेयर्स होते हैं वो बेसिकली दे आर द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल मतलब जो बॉडी के शेप और मतलब जो बॉडी सेल्स को मेंटेन करते हैं। 22 जो सेट्स होते हैं, जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, वो बॉडी जो सेल्स हैं मतलब बॉडी को मेंटेन करते हैं। और वन पेयर जो इसमें होता है, वन पेयर जो होता है वो बेसिकली दे आर द सेक्स क्रोमोसोम। तो वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो वो जो एक पेयर होता है मेल के केस में, वो एक पेयर मेल के केस में एक्स वाई होता है और फीमेल के केस में एक्स एक्स होता है, ठीक है। सो नाउ लेट मी क्लियर यू, ये जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ये 22 के 22 पेयर्स जो है दे आर द होमोलॉगस टू ईच अदर। होमोलॉगस मींस कि यहाँ पे जो दो पेयर होंगे, मतलब जो होमोलॉग यहाँ पे जो पेयर होगा क्रोमोसोम का, कोई भी क्रोमोसोम का जो पेयर होगा वहां पे मतलब सेम एक जो पैटर्नल सेट होगा और एक मैटरनल सेट होगा, ठीक है। मतलब एक क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, तो उसमें एक पैटर्नल सेट होगा क्रोमोसोम का और एक मैटरनल सेट होगा। तो पैटर्नल सेट और मैटरनल सेट के सेम लोकस पे सेम एलील होते हैं, मतलब दो कॉपीज जो है वो
प्रेजेंट होंगी, तो मतलब इसलिए हम कहते हैं दे आर द होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब कि वहां पे एक पैटर्नल क्रोमोसोम के एक लोकस पे देखेंगे जो जीन होगा, सेम उसी लोकस पे जो मैटरनल क्रोमोसोम होगा उसके भी वहां पे सेम लोकस पे वही एलील बैठा होगा, ठीक है। तो एक एलील जो है पैटर्नल से आता है और एक एलील मैटरनल से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये एक्स और वाई क्रोमोसोम की, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज नॉट होमोलॉगस टू ईच अदर। होमोलॉगस नहीं है। होमोलॉगस नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे कुछ एलील्स जो होते हैं उनकी सिंगल कॉपी होती है, मतलब एक जीन के दो एलील नहीं होते, उनकी एक सिंगल कॉपी होती है। तो इसलिए हम उस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मींस व्हेन एलील प्रेजेंट इन सिंगल कॉपी, ठीक है। क्यों? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन मेल के केस में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर नॉट होमोलॉगस टू ईच अदर। यहाँ पे कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो सिंगल कॉपी में नहीं होते, सॉरी सिंगल कॉपी में होते हैं, मतलब दे आर नॉट इन द पेयर फॉर्म। एलील्स तो ऑलवेज पेयर में होते हैं, बट एक्सेप्शनल केस इज द एग्जांपल ह्यूमन मेल, ठीक है। ओके, नाउ बैक क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैक क्रॉस। देन उसके बाद टेस्ट क्रॉस, तो ये हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होती है, क्योंकि इस पे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली जो है ये क्वेश्चन आएगा। आगे जो हम इसके न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पे भी आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो है ये आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा, ठीक है। ओके सो ओके, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस होती है, एक्चुअली क्रॉस, पहले क्रॉस का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस का मतलब यहाँ पे हम पी प्लांट के केस में, जैसे जो मेंडल्स थे, जॉर्ज मेंडल जो साहब थे, उन्होंने पी प्लांट लिया था एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, और वो क्या करते थे, पी प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाते थे, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन करते थे और प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक पहले मैं आपको क्रॉस बताता हूँ। लेट्स सपोज उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की थी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस थी जिसमें उन्होंने एक करेक्टर लिया था, मतलब एक कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वो थी जिसमें उन्होंने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, मतलब टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब है एक, तो मोनो, ठीक है, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड में सिंगल कंट्रास्टिंग पेयर लिया था उन्होंने करेक्टर का, इन्होंने लिया था टॉलनेस ऑफ ए प्लांट, ठीक है, हाइट ऑफ ए प्लांट उन्होंने करेक्टर लिया था, तो उसमें टॉलनेस वाला ये करेक्टर था, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो है ये मेल प्लांट था और ये फीमेल प्लांट था, तो दोनों में इन्होंने क्रॉस की। जब क्रॉस करेंगे तो इसका एक एलील नीचे आएगा और इसका एक एलील नीचे आएगा, दोनों फ्यूज करेंगे, और यहाँ पे ये जो है F1 मतलब फिलाइल जनरेशन जो फर्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन ये वाली बनेगी। एफ मतलब फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन बन रही है ये बेसिकली क्या है, ये हाइब्रिड है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के रिलेटेड बताऊंगा, और बाकी जितनी भी क्रॉसेस हैं वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इनमें अगर कोई भी डाउट हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इस पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पे। तो मेरा कहने का मतलब ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें एक साइड हमने फर्स्ट मेल लिया और सेकंड इस साइड हमने फीमेल लिया, मेल में हमने डोमिनेंट कैरेक्टर लिए, फीमेल में हमने रिसेसिव लिया, दोनों को क्रॉस करवाया। यहाँ पे F1 में हमारे पास जो यहाँ पे जनरेशन बनेगी, यहाँ पे आप देख रहे हो इस जनरेशन में जो सेटअप है, जो जीन है उसके दो एलील हैं, एक एलील जो है टी है कैपिटल, और ये रिसेसिव, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली क्या होगा, ये हाइब्रिड फॉर्म है। आप देख रहे हो ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है, ठीक है, ये जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम क्लासेस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मतलब पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हाइब्रिड, ये जो है ये हेटेरोजाइगस फॉर्म, मतलब ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ये F1 जनरेशन है, ठीक है। तो मेंडल साहब ने यहाँ पे क्या किया
कि इन्होंने इस F1 जनरेशन को एक बार इन्होंने क्या किया, इस डोमिनेंट जो पेरेंट था उसके साथ क्रॉस करके रिजल्ट देखा, और एक बार इन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन को इस रिसेसिव जो पेरेंट था उसके साथ क्रॉस करके रिजल्ट देखा। लेट मी रिपीट अगेन, बेसिकली यहाँ पे जो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये है पेरेंट्स, ठीक है, ये आ गया, ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में ये जो है ये P1 है, P1 पेरेंट मेल है और ये पेरेंट 2 है, ठीक है, फीमेल। ओके, तो यहाँ पे CD क्रॉस है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस हाइब्रिड को लिया, इस हाइब्रिड को लिया और ये F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन के प्लांट को लिया और बैक क्रॉस किया, ठीक है। तो बैक क्रॉस किया, जब उन्होंने इसको क्रॉस किया किसके साथ, जब इन्होंने इसको क्रॉस किया इस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ठीक है, जब इसके साथ इन्होंने क्रॉस किया तो इसको नाम दिया गया, दिस इज द बैक क्रॉस और आल्सो कॉल्ड एज आउट क्रॉस, ठीक है। तो लेट मी रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली, एक्चुअली बैक क्रॉस इज द क्रॉस व्हेन F1 जनरेशन बैक का मतलब वापस F1 जनरेशन को बैक पेरेंट के साथ, जो पिछली जो मतलब पेरेंट जनरेशन होगी उसके साथ क्रॉस करेंगे। तो बैक क्रॉस वो क्रॉस होती है जिसमें F1 को, मतलब F1 जनरेशन के जो प्लांट्स होंगे उनको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ऐसी क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बैक क्रॉस में क्या है, F1 को क्रॉस करेंगे डोमिनेंट के साथ, ठीक है। F1 को क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, F1 को क्रॉस करेंगे डोमिनेंट के साथ। ओके, नाउ टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस व्हेन F1 प्लांट इज बैक क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। तो क्या एग्जांपल होगी, ये आ गया F1 और F1 को यहाँ पे जब हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, इस TT के साथ, तो ये जो क्रॉस होगी ये कौन सी क्रॉस होगी, दिस इज द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में ये आ गया F1 जनरेशन, इसको F1 से ही मेंशन करते हैं, F1 तो क्रॉस करेंगे किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ये जो क्रॉस होगी ये क्रॉस होगी, दिस इज द टेस्ट क्रॉस। तो ये बाकी चीजें हम आगे डिटेल में फिर दोबारा से रिपीट करेंगे जब हम इनके लास्ट पे चलेंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस पे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, तो ये सारी चीजें वापस रिवाइज हो जाएंगी। ओके, सो लास्ट रह गया रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस एज द नेम अंडरस्टैंड दैट, जैसे सिंपल एक क्रॉस जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हम जो भी एक पेरेंट लेते हैं वो यहाँ पे हम मेल लेते हैं। लेट्स सपोज सिंपल एक क्रॉस हो रही थी, यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे पेरेंट जो है ये क्या लिया, पेरेंट 1 जो है ये हमने मेल लिया, पेरेंट 1 ये आ गया पेरेंट 1 और ये हमने लिया मेल, और इसको हमने क्रॉस किया पेरेंट 2 के साथ और पेरेंट 2 ये आ गया, ये दिस इज द फीमेल, और फॉरवर्ड जब क्रॉस चलेगी तो ये क्या है, सिंपल क्रॉस है, ठीक है, सिंपल क्रॉस है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस में हम जो सेकंड वाला पेरेंट होगा उसको फर्स्ट पे लाएंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे लाएंगे, तो इसको हमने फर्स्ट पे लाया एंड जो फर्स्ट पेरेंट है उसको सेकंड पे ले जाओ, ठीक है। तो ये वाला, तो ये जो क्रॉस होगी ये कौन सी होगी, दिस इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। और ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में पूरे इनके क्रॉसेस करके हम बिल्कुल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी जस्ट आई वांट टू क्लियर यू द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। तो व्हाट आर जीन्स, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर द पार्ट ऑफ DNA. Gene actually is the thing which transfer from one generation to another generation and represent the character of an organism. Okay. What are allele? Allele are the version of a gene. Allele are the basically alternative forms of a gene. Allele always occur in the pair form, but genes cannot present in pair form. ठीक है? One gene having two alleles. ठीक है? One gene having two alleles because of that genes are always in the dimeric form. So those genes which have two alleles, such genes are called as diallele. मतलब उनको हम बोलेंगे diallelic genes. Homozygous, in homozygous
कंडीशन ऑफ ए जीन इन विच टू सेट्स, जो टू एलील्स होंगे जीन के, दे आर ऑफ द सेम टाइप, और होमोजाइगस को हम क्या बोलेंगे, दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ जीन. ओके, नाउ हेटेरोजाइगस, इन हेटेरोजाइगस the two allele of a gene are of different type, and heterozygous condition of a gene is called as hybrid. Hybrid condition or mixed type of condition in which one allele is dominant and other is recessive. Okay, hemizygous, hemizygous is a condition of gene in which one copy of a gene is present. Example, male sex chromosome XY, because X and Y are not homologous, so that's why in some part of a chromosome there are only one copy and alternative forms absent. Okay, backcross, backcross is a cross when F1 generation backcrossed with dominant parent. ठीक है. Okay, now what is test cross? Test cross is a cross in which F1 generation, first generation backcrossed with their recessive parents. ठीक है. तो such type of cross is called as test cross. Now reciprocal cross, in reciprocal cross we invert the two parents, मतलब हम पेरेंट्स को इन्वर्ट कर देते हैं. जहां पे हमारा फर्स्ट पेरेंट को सेकंड पे ले जाओ और सेकंड को फर्स्ट पे ले आओ. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट मेल लिया, एक क्रॉस हमने की जिसमें हमने फर्स्ट पेरेंट मेल लिया और सेकंड पेरेंट हमारा फीमेल है. तो अब मैंने कहा आपको रेसिप्रोकल क्रॉस करनी है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में आप क्या करोगे, आप पेरेंट 2 को फर्स्ट पे लाओगे, फर्स्ट को सेकंड पे ले जाओगे और उसके बाद आप क्रॉस करोगे. ठीक है, और रिजल्ट फाइंड आउट करोगे. तो रेसिप्रोकल रिजल्ट जो होते हैं ऑलवेज सेम होते हैं. रेसिप्रोकल रिजल्ट, यहाँ पे एक वर्बली चीज बता रहा हूँ, लास्ट में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनको मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा. ये आप एक स्टेटमेंट अच्छे से नोट कर लो. वर्बली रेसिप्रोकल क्रॉस, मेंडल जो थे, जॉर्ज मेंडल जो थे, उन्होंने कहा रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट आर ऑलवेज सेम एक्सेप्ट X-linked inheritance and cytoplasmic inheritance. मतलब कि रेसिप्रोकल क्रॉस, जब हम सिंपल क्रॉस करेंगे और उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे, तो रेसिप्रोकल क्रॉस करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यों हम रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे. रेसिप्रोकल क्रॉस हम इसलिए करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर कि प्लांट जो है, वो जो करेक्टर F1 जनरेशन में जो करेक्टर आ रहे थे वो बेसिकली कौन से पेरेंट्स से आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर तो रेसिप्रोकल क्रॉस करने पे रिजल्ट, पहले सिंपल क्रॉस का रिजल्ट देखा, ठीक है, और उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट देखा, अगर रिजल्ट सेम है तो इट मींस ये नॉर्मल क्रॉस है. ठीक है, तो इनहेरिटेंस हो रही है. तो अगर वहां पे रिजल्ट चेंज हो गया तो इट मींस ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस थी वो क्या हो, अगर रिजल्ट चेंज हो गए तो इट मींस ये केस कौन सा होगा, वहां पे जो करेक्टर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक के इनहेरिटेंस से आ रहे हैं. Okay, so last important term is X-linked inheritance or cytoplasmic inheritance. Okay, so अभी जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकल क्रॉस बेसिकली हम क्यों करते हैं. एक्चुअली जब नॉर्मल क्रॉस होती है, लेट्स सपोज हमने नॉर्मल कोई क्रॉस की, तो लेट्स सपोज यहाँ पे टाल और ये एक पेरेंट और ये दो पेरेंट, यहाँ से एक टी आया. ठीक है, ये एक टी यहाँ से एक एलील, यहाँ से और एक एलील आया यहाँ से, और दोनों फ्यूज हुए, मतलब जाइगोट, ये दोनों जाइगोट आए. जाइगोट में ये जो आएंगे एलील, और यहाँ पे F1 जनरेशन बनी. तो F1 जनरेशन में ये जो प्लांट है, ये टाल है, ये ड्वार्फ है, ये करेक्टर बेसिकली यहाँ पे F1 में रिप्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे ये टालनेस करेक्टर आया. ठीक है, मतलब यहाँ पे एलील एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है. तो हमने ये जो टर्म्स हमने पहले पढ़ी थी उनमें ये सीखा था कि जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है. ठीक है, डोमिनेंट एलील ऑलवेज एक्सप्रेस हो जाते हैं चाहे उनके पास रिसेसिव एलील बैठा हो. ठीक है, अब रिसेसिव की बात करो, रिसेसिव के पास अगर डोमिनेंट हो तो डोमिनेंट रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता. लेट मी रिपीट अगेन, डोमिनेंट एलील के पास अगर रिसेसिव बैठा हो तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाता है. रिसेसिव के साथ अगर डोमिनेंट हो तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता. रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है, जब उसके पास डोमिनेंट नहीं होता. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे जो करेक्टर आए, हमें ये कंफर्म करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो करेक्टर आ रहे हैं, इन करेक्टर्स में दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है या नहीं. इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए लेट मी रिपीट अगेन, यहाँ F1 जनरेशन में जो करेक्टर आए इस प्लांट में, ये प्लांट के करेक्टर दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं या नहीं.
इन करेक्टर में दोनों प्लांट का कंट्रीब्यूशन है या नहीं, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं। अब जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ड्वार्फ बाद में लिए थे तो ड्वार्फ पहले लेंगे और टाल बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास लगभग कंडीशन वही आई है ये। इट मीन्स यहाँ पे जो प्लाट है रिजल्ट तो सेम है, रिजल्ट सेम है। इट मीन्स यहाँ पे जो करेक्टर आ रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन दोनों पेरेंट्स से, मतलब दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे दोनों पेरेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। हाँ यस, मैंने बताया था कि अगर लेट्स सपोज साइटोप्लाज्मिक रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट अगर चेंज हो जाते हैं, अगर चेंज हो जाते हैं तो चेंज अगर हो गए, रिजल्ट अगर चेंज हो गया, यहाँ पे टाल था यहाँ ड्वार्फ आ गया रेसिप्रोकल करने पे, क्रॉस करने पे, तो इस तब हमें क्लियर होगा कि ये क्रॉस जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो करेक्टर आ रहे हैं, जो करेक्टर आ रहे हैं वो दोनों पेरेंट से नहीं आ रहे, वो किसी एक पेरेंट से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, एक चीज मैं ये चीज बताने से पहले, एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बताने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम ह्यूमन के केस में अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ह्यूमन में जो मेल गैमेट है दैट इज द स्पर्म, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे स्पर्म, ठीक है, और ये स्पर्म होगा और यहाँ पे इसका हेड है एंड टेल, और ये मेल के केस में न्यूक्लियस, और ये फीमेल में ओवम, और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज करेगा तो स्पर्म का जो ये मेम्ब्रेन है बाहर, ये जो इसकी न्यूक्लियस की इसकी जो मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई, लॉस हो गई। मतलब कि जब मेल गैमीट ओवम की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है तो ये अपना जो ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है ये लॉस कर देता है। मतलब कि यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन में मेल कंट्रीब्यूशन में सिर्फ न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है। मेल का क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस है। देखो भाई जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है तो जाइगोट फॉर्मेशन में मेल गैमीट का क्या यूज हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस। मेल गैमीट का सिर्फ न्यूक्लियस यूज हो रहा है। और फीमेल के केस में देखो, फीमेल का तो पूरा ओवम सेल यूज हो रहा है, सेल में न्यूक्लियस भी यूज हो रहा है और उसकी पूरी साइटोप्लाज्म यूज हो रही है। मतलब कि मेल के केस में मेल के वही कैरेक्टर आगे ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं जो सिर्फ उसके न्यूक्लियस में है। ओके, नाउ फीमेल के केस में देखो, फीमेल के केस में वो कैरेक्टर आगे ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं जो उसके न्यूक्लियस में भी हैं और जो उसके साइटोप्लाज्म में भी हैं। मतलब कि जाइगोट फॉर्मेशन में मेल का सिर्फ न्यूक्लियस जा रहा है और फीमेल का न्यूक्लियस भी जा रहा है और साइटोप्लाज्म भी जा रहा है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस हम करके ये फाइंड आउट करते हैं कि जो आगे प्रोजेनी में जो आगे ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर गए हैं वो न्यूक्लियस से गए हैं या फिर फीमेल के साइटोप्लाज्म से भी गए हैं। लिसन केयरफुली, लेट मी रिपीट अगेन। रेसिप्रोकल क्रॉस करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें कैरेक्टर मेल के न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस और फीमेल के न्यूक्लियस के कैरेक्टर हैं या फिर फीमेल के साइटोप्लाज्म से भी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जाइगोट फॉर्मेशन में बात करते हैं, इन जाइगोट फॉर्मेशन, लिसन केयरफुली एंड प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट, ठीक है। इन जाइगोट फॉर्मेशन nucleus contributed from both parent to their offsprings, ठीक है। बट इफ साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है तो ओनली फीमेल साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि मेल का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर और उसके साथ मेम्ब्रेन वगैरह डिजेनरेट हो जाती है। तो साइटोप्लाज्म में ओनली फीमेल का साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रेसिप्रोकल क्लास में अगर तो रिजल्ट सेम रहेगा तो इट मींस दोनों के न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर रिजल्ट चेंज हो गया तो इट मींस चेंज क्यों होगा, चेंज इसलिए होगा क्योंकि ओनली फीमेल का साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट कर रहा है और मेल का साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं है, तो रिजल्ट चेंज होगा। सो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर। ओके, सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आल्सो कॉल्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम आल्सो मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मैटरनल एज द नेम सुजेस्ट दैट इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर, ठीक है। तो जो मदर से इनहेरिटेंस होती है, जो सिर्फ मदर के मतलब मदर के सेल से ट्रांसफर्ड होती है, उसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो है उसका अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। तो कोई भी चीज़ अगर कोई आपको समझ नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, वहाँ से मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो प्रॉपर सीक्वेंस में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं बेसिकली ये जो आपके लिए एक मटेरियल लेके आ रहा हूँ तो उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है, और मैं भी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू जो है वो रखूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।